हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम आज बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी आज पहली क्लास है। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इससे पहले हमने पूरी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज आपको करवा दी है। वो भी आपकी एक यूनिट है जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये हमारा नया टॉपिक है। इसको हम हिंदी में कहेंगे संक्रमण धातु संकुलों के लिए का इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। क्या होता है तो ये देखिए, धातु संकुल यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने पास कोई होगा, धातु संकुल होगा। इसमें मतलब कोई ना कोई धातु प्रेजेंट होगा। धातु के साथ में हम जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते तो आपको पता है कि धातु के साथ में लिगेंड प्रेजेंट होता है। ये अपने पास कोई लिगेंड और धातु का एक कॉम्प्लेक्स हो गया। ये बोल रहा है कि संक्रमण धातु संकुल यानी धातु संकुल में जब संक्रमण धातुएं उपस्थित होती है, ये अपने पास संक्रमण धातु है। अगर हम बात करें कि हम Na को क्यों ले रहे हैं संक्रमण धातु, हम संक्रमण धातु किसे कह रहे हैं, तो हम डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएं कहते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट धातुएं होती है उसको हम संक्रमण धातुएं कहते हैं। संक्रमण जो धातु संकुल अपने पास है उनका हमको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा देखना है। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा है तो ये किससे रिलेट होगा, किसी न किसी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगा, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। और स्पेक्ट्रा मतलब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। अब देखो, ये चीज़ हम बाद में लेंगे। पहले हम जो ये स्पेक्ट्रा वर्ड आ रहा है इसको ही बेसिक से उठाते हैं कि हमें कुल मिला के स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कुछ इसका धातु संकुलों की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है एक तरह से। तो हम अगर स्पेक्ट्रा की बात करें तो जैसे ही हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात आती है, पहले हम क्या करते हैं कि उसको उसके बेसिक से रिलेट करते हैं। उसके बेसिक से जैसे ही हम रिलेट करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरणें। ये हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरणें प्राप्त हुई। अब विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कुछ गुण होते हैं। आपको पता है विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती है। विद्युत चुंबकीय वे विकिरणें होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है एक दूसरे के लंबवत तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं विद्युत चुंबकीय। अब इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कुछ बेसिक गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उनकी कुछ डेफिनेशंस होती हैं। इनमें जो टर्म यूज में आएगी जब मैं आपको बताऊंगी वो मैं आपको 4 टर्म्स बता देती हूँ। एक होता है आपके पास तरंग दैर्ध्य होता है, एक आपके पास होती है आवृत्ति होती है, एक आपके पास तरंग संख्या होती है। तरंग संख्या के बाद एक आपके पास होता है प्रकाश का वेग। ये आपके पास 4 टर्म होती हैं जो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में आती है। जब हम इसका स्पेक्ट्रा अभी इसको स्टडी करेंगे तभी 4 टर्म यूज में आएगी। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये टर्म आखिर होती क्या है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आपको पता है जब कोई तरंग जब अपनी दिशा में जाती है, गमन करती है, तो वो वेव के रूप में तरंग ऐसे गमन करती है। जैसे ही ये तरंग गमन करेगी तो एक यहाँ पे हमें उच्चतम बिंदु प्राप्त होगा और एक यहाँ पे हमें निम्नतम बिंदु प्राप्त होगा। जो उच्चतम बिंदु प्राप्त होगा उसे हम श्रग कह देते हैं और जो निम्नतम बिंदु प्राप्त होगा उसे हम घर्त कह देते हैं। ये वापस श्रग बन गया, ये वापस घर्त बन गया, ये वापस श्रग बन गया और ये वापस घर्त बन गया, ये नीचे वापस घर्त बनेगा। तो हम कह देते हैं जो ये 2 क्रमागत श्रग है उनके बीच की जो दूरी होगी उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम आपको पता है लैम्डा से शो करते हैं। लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा कि 2 लगातार क्रमिक श्रगों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या फिर 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कह देते हैं। तरंग दैर्ध्य के बाद हमारी आती है आवृत्ति आती है। ये बोल रहा है कि 1 सेकंड में किसी बिंदु से कोई भी 1 सेकंड में हमको कोई भी एक बिंदु ले लो, आप XYZ ये बिंदु ले लो, तो इस बिंदु से कितनी तरंगें गुजरेगी,
1 सेकंड में किसी बिंदु से कितनी तरंगें गुजरेगी तो वो उसकी आवृत्ति हो जाएगी, यानी उसका रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है। एक आवृत्ति यही होता है कि रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, यानी कोई बिंदु ले लो आप पर्टिकुलर और 1 सेकंड में वहाँ कितनी तरंगें गुजर रही है उसकी आप स्टडी करो तो आप उसको कह देते ये उसकी आवृत्ति है। 1 सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या उसकी कहलाती है आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हम शो करते हैं न्यू से, आवृत्ति को हम न्यू से शो करते हैं। अब आप देखिए तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होती है कि हम कोई पर्टिकुलर स्पेस ले लें, पर्टिकुलर स्पेस ले लें तो उस स्पेस में कितनी तरंगें होगी, यानी अपन कोई लंबाई ले ले, एक पर्टिकुलर लंबाई ले ले, एकांक लंबाई ले ले कोई, तो उसमें कितनी तरंगों की संख्या होगी उसको हम तरंग संख्या कह देते हैं। तरंग संख्या होता है न्यू बार होता है, न्यू, इसको न्यू कहते हैं आवृत्ति और ये हो जाएगा न्यू बार तरंग संख्या। अब आता है प्रकाश वेग। प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हम प्रकाश के वेग को c से डिनोट करते हैं। अब आपको इनसे एक फॉर्मूला भी निकलता है न्यू का अपन अगर फॉर्मूला निकाले न्यू बराबर c/λ होता है। न्यू बराबर c/λ होता है। अगर हम यहाँ से c का मान निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। c का मान यहाँ से निकाल दीजिए आप न्यू × λ। c के लिए ये वैल्यू हो जाएगी और न्यू के लिए ये वैल्यू हो जाएगी। अगर आप न्यू बार की बात करें यानी तरंग संख्या की बात करें, तरंग संख्या की आप बात करोगे तरंग संख्या के लिए भी एक फॉर्मूला आता है न्यू बार = 1/λ। ये अपने पास तरंग संख्या होगी। ये 4 टर्म्स अभी आपकी यूज में आएगी, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, तरंग संख्या और प्रकाश का वेग क्या होता है। प्रकाश का वेग, निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये चीज़ें आती है। अब आपको पता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण गमन कर रही है या फिर कोई कण है अगर प्रकाश की विकिरण को एब्जॉर्ब कर रहा है यानी अवशोषित कर रहा है, अगर कोई कण किसी विकिरण को अवशोषित कर रहा है, ये आपके पास कोई कण है, ये किसी विकिरण को अवशोषित कर रहा है, अवशोषित, और ये वापस अगर किसी अवशोषित भी कर सकता है और ये उत्सर्जित भी कर सकता है। कोई कण है, कोई पदार्थ है या फिर कोई परमाणु है, कोई अणु है, ये जब विकिरण को अवशोषित करता है या फिर उत्सर्जित करता है, अवशोषित करेगा तो क्या होगा, निम्न अवस्था से ये उच्च अवस्था में चला जाएगा और उत्सर्जित करेगा तो क्या होगा, उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आएगा। यही चीज़ होती है। तो ये उत्सर्जन और अवशोषण ये किस रूप में होता है, प्रकाश के एक कुछ ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है। ऊर्जा के पैकेट्स को हम यहाँ पे क्वांटा बोल देते हैं, क्वांटा के रूप में होता है। कुछ ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं जिनको ये क्वांटा कह देते हैं कि ये अवशोषित अगर करेगा तो ये क्वांटा के रूप में करेगा और उत्सर्जित करेगा ये तो भी ये क्वांटा के रूप में करेगा। तो एक मैक्स प्लैंक ने इसका एक दिया कि किसी संक्रमण की ऊर्जा जो है इसकी, हम अगर कोई ट्रांजिशन कर रहे हैं, संक्रमण क्या कर रहे हैं मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर हम जा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, हम संक्रमण ही कर रहे हैं, संक्रमण ही कर रहे हैं, या फिर उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आ रहे हैं तो हम संक्रमण ही कर रहे हैं। तो मैक्स प्लैंक ने एक लैंग्वेज में डिफाइन किया कि जब हम ऊर्जा को हम अवशोषित या उत्सर्जित करते हैं तो क्वांटा के रूप में करते हैं। तो किसी संक्रमण की जो ऊर्जा है डेल्टा ई जो है उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। मैक्स प्लैंक ने कहा कि जो ऊर्जा होती है अवशोषण की ऊर्जा वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये आवृत्ति के समानुपाती होगी कि कितनी उसकी आवृत्ति होगी तो उतनी ही उसकी ऊर्जा होगी। अब आप देखिए ई, अब हम जब किसी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल में यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो ई बराबर एच न्यू हम लगा देते हैं, ई बराबर एच न्यू हम लगा देते हैं। यहाँ पे एच जो है हमारे पास प्लैंक स्थिरांक है, एच जो है हमारे पास प्लैंक स्थिरांक है और न्यू हमारी आवृत्ति है। अभी मैंने बताई थी न्यू = प्लैंक स्थिरांक, न्यू = आवृत्ति है हमारी, ये आवृत्ति होगी। अब हम बात करें कि न्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, न्यू की जगह पे आप देखिए c/λ लिख सकते हैं, डेल्टा ई = hc/λ हम यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। या फिर हम 1/λ की जगह क्या लिख सकते हैं, न्यू बार लिख सकते हैं। तो डेल्टा ई =
डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी, ये न्यू बार हो गया। ये हम ऐसे इस प्रकार संक्रमण की अवशोषित संक्रमण के दौरान जब जो है क्वांटा के रूप में जब उसको अवशोषित करेगा कोई कण, तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो उसकी एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम उसकी एनर्जी को निकाल सकते हैं। ये आपके पास ये हो गया। अगर मैं पूछूँ आपको कि इसकी वैल्यू क्या होती है प्लांक स्थिरांक की, तो प्लांक स्थिरांक की हम वैल्यू देखें, h इज इक्वल टू 6.624 इंटू 10⁻⁻24 अर्ग में होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आगे बात आती है, ये तो आपके पास संक्रमण का ये हो गया। अब आगे बात आती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे आपके पास ये कोई निम्न ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है, और ये आपके पास कोई उच्च ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर, और ये निम्न ऊर्जा स्तर। आपके पास जब ये दो स्तर हैं तो आप क्या कर, या फिर तो ये एनर्जी अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, यानी E1H न्यू अवशोषित करके, अगर हम इस ऊर्जा स्तर को E1 माने और इस ऊर्जा स्तर को अपन E2 माने, तो ये ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है वापस। अगर वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आए तो यहाँ पे H न्यू को बाहर निकाल के ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, यानी उत्सर्जित करके आ रहा है, और यहाँ पे वो अवशोषित करके जा रहा था, ये अवशोषित करके आ रहा है और वो उत्सर्जित करके जा रहा था। अब आप देखिए, अगर हम E1 के लिए बात करें, अगर E1 में अगर हम H न्यू दे रहे हैं तो अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, E1 में जब हम H न्यू दे रहे हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, E2 प्राप्त हो रहा है, E2 प्राप्त हो रहा है। अगर हम E2 में से हम H न्यू को वापस बाहर निकाल दें तो हमारे पास E1 वाली स्टेट प्राप्त हो जाएगी। ये चीज़ है, अगर हम E1 में H न्यू दे रहे हैं तो हमारे पास E2 प्राप्त हो रही है, अगर E2 में से हम H न्यू निकाल दें तो हमारे पास वापस E1 प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हम ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे वो अवशोषित कर रहा है और वो कैसे उत्सर्जित कर रहा है। अब आप देखें कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, ये आपका संक्रमण होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में क्या होता है, यानी ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन किसका हो रहा है, एक स्टेट से अपन दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, ये ट्रांजिशन अपना हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन का, अब ट्रांजिशन किसका हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण होता है तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कह देते हैं। अब ये किस में हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, आप देखिए, जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करी थी, मैंने आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमने मेन यहाँ पे तीन रीजन बताए थे, यूवी, विजिबल और IR रीजन मैंने आपको बताए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था IR के कारण कौन से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होते हैं। और उससे आगे फिर हम आगे जाएं तो यहाँ पे रोटेशन की भी बात आ जाती है, जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था तो मैं आपको एक बार इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ये जो स्पेक्ट्रम है वापस बता देती हूँ आपको। ये आपका स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे कॉस्मिक रेज थी, कॉस्मिक रेज के बाद एक्सरे थी, एक्सरे के बाद में आपके पास यूवी रेज थी, यूवी रेज के बाद में आती है विजिबल की बात आती है, विजिबल के बाद में आपके पास IR की बात आती है, और IR के बाद में ये माइक्रोवेव है, और ये आपके पास रेडियो वेव है। ये वाले हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, ये कि ऊर्जा के घटते हुए क्रम में, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा थी और ये इधर ऊर्जा घटती जा रही थी, ऊर्जा की वैल्यू जो इधर कम होती जा रही थी। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल जो है
यूवी को एब्जॉर्ब करके यूवी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो रहे थे। अगर विजिबल की रेंज में उसको स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा था विबग्योर, और आईआर यूवी और विजिबल दोनों को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण करता है। केवल यूवी को हम नहीं मानते, उसके साथ में विजिबल को भी मानते हैं। आईआर में क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल आईआर की रेडिएशन की रेंज को एब्जॉर्ब करता है तो हमें वहाँ पे जो क्या प्राप्त होता है, हमें वहाँ पे वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट करने लग जाता है, वाइब्रेशन प्राप्त होता है। और हम जब यूवी विजिबल की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। जब हम यहाँ पे माइक्रोवेव की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन करने लग जाते हैं, इसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। मतलब कोई मॉलिक्यूल है जो अगर ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, आप देखिए अगर इसके पास इतनी 1 2 3 4 5, अगर हम 5 एनर्जी लेवल माने, ऐसे मान लीजिए 5 एनर्जी लेवल माने, अगर किसी के पास 1 प्रकार की ऊर्जा है, इतनी ही ऊर्जा है, तो इसके पास इतनी ही ऊर्जा होगी, ठीक है ना। हम 5 लेवल में इसको डिवाइड करें, अगर किसी के पास 2 गुनी ऊर्जा है, 2 गुनी ऊर्जा है मतलब उसके पास 1 वाली ऊर्जा तो है ही, तभी उसके पास 2 गुनी हुई। अगर किसी के पास 5 गुनी ऊर्जा है तो मतलब 4 3 2 1, अंडरस्टूड है कि उसमें इस प्रकार की ये सारी ऊर्जा उसमें होगी। देखिए अब आप देखिए यहाँ पे ऊर्जा जो है उच्चतम थी और यहाँ पे ऊर्जा जो है निम्नतम थी। जब मॉलिक्यूल यूवी विजिबल को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि उसमें वाइब्रेशन और रोटेशन तो स्वतः होंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा जो ज़्यादा है और इनकी ऊर्जा कम है। जब ये हाई लेवल एनर्जी लेवल पर है तो निम्न एनर्जी लेवल वाले तो आराम से होंगे, यानी वाइब्रेशन और रोटेशन तो आराम से होंगे। वाइब्रेट यानी ये अपने ही स्थान पर कंपन करता है, और रोटेट यानी ये घूमता है, उसको हम ये कह देते हैं आईआर और माइक्रोवेव। अभी आता है यूवी विजिबल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं। जब हम किसी अणु की जो टोटल एनर्जी है, किसी जैसे अपन मॉलिक्यूल की अगर टोटल एनर्जी को माने तो इस टोटल एनर्जी को हम क्या मान सकते हैं, एक तो उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गए, एक तो उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गए, और फिर इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है। उसके बाद में अपने पास में वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेशन होंगे। उसके बाद में आपके पास क्या होगा, उसके बाद में आपके पास रोटेशन होगा। अगर कोई अणु इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रखता है तो उसमें स्वतः ही वाइब्रेशन और रोटेशन उत्पन्न होते हैं। ये बात हमारी कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रॉनिक। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण करता है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है 4 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से, एक आप देखिए, एक आपके होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार, एक आपका होता है एन से सिग्मा स्टार, और एक आपके होता है पाई से पाई स्टार, और एक आपका होता है एन से पाई स्टार। ठीक है, ये आपने 4 प्रकार के ट्रांजिशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े होंगे। उसी को हम इसमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम काम में लेंगे। सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार। अब ये क्या होता है कि ये हमारे पास आते कहाँ से। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी आपने, यानी एमओटी आपने पढ़ी है। जब दो परमाणु आपस में बंध बनाते हैं, ये देखो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, जो दो हाइड्रोजन के परमाणु जब अतिव्यापन करके बंध बनाते हैं तो वो एटॉमिक जो इसकी अवस्था, ये मॉलिक्यूलर कक्षक बनाते हैं। एटॉमिक कक्षक मिलकर मॉलिक्यूलर कक्षक बनाते हैं। ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल था। दोनों एटम मिलकर क्या बनता है,
अणु बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ये देखिए आप, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जब दो एटम के ऑर्बिटल मिलेंगे, अतिव्यापन करेंगे पास में, तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त हो रहा है। आपने एमओटी में ये पढ़ा है, जब दो कक्षक अपने अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसमें एक तो बंधी इलेक्ट्रॉन होता है और एक विपरीत बंधी सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपने पढ़ा, सिग्मा और सिग्मा स्टार। अब जब कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको हम एन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, 3 प्रकार के आपने पढ़े होंगे। जब ये अक्ष पर अतिव्यापन न करके समपार्श्व अतिव्यापन करते हैं तो आपको पता है पाई ऑर्बिटल्स का निर्माण भी होता है, और पाई ऑर्बिटल्स के निर्माण और आपके पास पाई स्टार ऑर्बिटल्स का निर्माण भी होता है। आपने इनका निर्माण पढ़ा होगा एमओटी में, सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार पाई और एन। हम इनको जो है, जिनकी एनर्जी कम होती है, इनको हम बोल देते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इनको हम बोल देते हैं नॉन बॉन्डिंग, विपरीत बंधी, इनको नॉन बॉन्डिंग यानी विपरीत बंधी, एंटी बॉन्डिंग, सॉरी, ये हमारा होता है एंटी बॉन्डिंग हम इसको बोल देते हैं विपरीत बंधी। और ये जो एन है, ये हमारे होते हैं नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई बंध नहीं बनता है, नॉन बॉन्डिंग, अबंधी इलेक्ट्रॉन इनको बोल देते हैं। इस प्रकार आपने बंध पढ़े होंगे। तो हम क्या करते हैं, सिग्मा पाई एन, सिग्मा स्टार और एन स्टार को एक ऊर्जा स्तर में जमा कर हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की स्टडी हम कैसे करेंगे, आप देखिए आपके पास ये 5 ऊर्जा स्तर होंगे। ये अगर आप सिग्मा मान रहे हैं तो इसको आप पाई मान लीजिए, और इसको आप एन मान लीजिए, और ये आपका पाई स्टार हो जाएगा, और ये आपका सिग्मा स्टार हो जाएगा। ये आपके पास 5 एनर्जी लेवल हो गई। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ये है। जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा से लेकर सिग्मा स्टार तक जा रहा है, तो ये आपका ट्रांजिशन हो जाएगा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा से सिग्मा स्टार। इसके लिए आप देख सक रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। अब आप देखिए, अब दूसरा ट्रांजिशन अगर है ना, नॉन बॉन्डिंग से अगर ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा में ही जाएगा, एन से सिग्मा में ही जाएगा, तो इसको हम कह देंगे एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगर दो सिचुएशन अपने पास और बनती हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है पाई से पाई स्टार में जाएगा, तो हम इसको कह देंगे पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है एन से एन नॉन बॉन्डिंग वाले से एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वाले में जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये हमारे पास 4 ट्रांजिशन हो जाएंगे, जिसमें एन टू एन स्टार, सॉरी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार सिग्मा स्टार। अच्छा, ये 2 बना दिए मैंने, इसका ये होगा एन टू पाई स्टार होगा। 4 प्रकार के हमारे ट्रांजिशन हो जाएंगे, एन टू पाई स्टार हो जाएगा। अब आपको देखने से ही इसको लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांजिशन के लिए किसको चाहिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है पहले वाले को चाहिए। इसको देखो, सिग्मा से सिग्मा स्टार तक जाने के लिए इतनी एनर्जी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, और सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता किसको है, ये आपके पास हो गया एन से पाई स्टार के को सबसे कम ऊर्जा। अब आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपको समान दिख रहे हैं, इन दोनों समान में भी कम ऊर्जा किसकी होगी, तो कम ऊर्जा आपकी इसकी होगी, पाई से पाई स्टार की, एन से सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम इसकी ऊर्जा के क्रम को लिखे इसके, तो ऊर्जा का क्रम हम ऐसे लिख सकते हैं इसका, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार, बाद में किसको चाहिए, एन से सिग्मा स्टार, बाद में किसको चाहिए, पाई से पाई स्टार, और बाद में किसको चाहिए, एन से पाई स्टार, ये आपका हो गया, ये आपके ट्रांजिशन हो गया, ये ऊर्जा का क्रम हो गया कि सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन से पाई स्टार, ये आपका हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, ये हम स्टडी करेंगे। अब होता है पहला आता है सिग्मा से सिग्मा स्टार। सिग्मा से सिग्मा स्टार में क्या होता है,
कि अणु जो होता है, कौन कौन से अणु सिग्मा से सिग्मा स्टार अणु ये ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेंगे। तो देखिए आप, इसमें जो है सिग्मा की बात आ रही है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब किसी के बीच में ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसी को हम सिग्मा बॉन्ड कह देते हैं। आप ये नोटिस करें कि अगर ये बॉन्ड टूट गया इन दोनों के बीच का, तो क्या मॉलिक्यूल सर्वाइव करेगा? मॉलिक्यूल नहीं होके वो फिर एटम में बदल जाएगा, वो वापस अपने एटम में बदल जाएगा। यानी जैसे ही हम सिग्मा बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड ही टूट जाएगा। तो ये जो सिग्मा से सिग्मा स्टार होते हैं वो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब क्या होता है, देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार कौन जाएंगे? वे ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, उनमें सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए होता है, इसमें बंध टूट जाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इसके एग्जांपल यही है, सरल अणु H2 वाले हो जाएंगे, CH4 हो जाएंगे। इनमें सब में सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे H, ये H हो गया, टूट जाएगा बॉन्ड, ये अपने पास टूट गया। इसमें वही प्रकार के आते हैं। अब ये किसका अवशोषण करेंगे, ये किस रेंज की विकिरणों को अवशोषित करेंगे? तो ये जो है उच्च ऊर्जा, आपको पता है कि इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा एनर्जी हमारे पास देखो 3 रीजन की एनर्जी यहाँ ऑब्जर्व की जाती है। एक तो आपके पास ऑब्जर्व की जाएगी विजिबल, और यहाँ यूवी। विजिबल के पास में जो यूवी है वो नियर यूवी है, और विजिबल के दूर जो है फार यूवी है। विजिबल के पास में जो IR है वो नियर IR है, और यहाँ पे दूर IR, फार IR, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, तो ये यूवी और विजिबल वाले रीजन से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा। अब क्या होता है, दूसरा अपने पास आता है N से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आता है। N से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, इसमें वे बॉन्ड आते हैं जिसमें हमारे पास इसमें वे कंपाउंड आते हैं जिस कंपाउंड के पास में एक तो अपने पास लोन पेयर होना चाहिए, और एक अपने पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर के साथ में अपने पास एक सिग्मा बॉन्ड रहना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड दोनों होना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा होगा, OH, सिग्मा बॉन्ड है इनके बीच, और ये O, लोन पेयर भी ऑक्सीजन के पास होते हैं। ये हो गया। अब इसमें N2 पाई स्टार, इसके लिए थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये विजिबल और यूवी के यहाँ इस वाले रीजन से ही एनर्जी को करते हैं। इस एनर्जी की तो ज़्यादा आवश्यकता है, पर इसकी तुलना में कम है, तो ये यहीं से यूवी विजिबल से ही एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्या होता है ये देखिए, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, वे मॉलिक्यूल आते हैं जिनमें केवल पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड किसमें होता है, आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपके पास डबल बॉन्ड है, तो इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, जो आपके पास जो है पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई बॉन्ड आपके अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई सिग्मा बॉन्ड तो एक दूसरे के अक्ष पर होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इनमें जब ट्रांजिशन की अपन बात करें तो इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इसमें जो एक दूसरे के ये पैरेलल ही स्थित होते हैं, जिससे इनमें ट्रांजिशन की संभावना कम हो जाती है। ट्रांजिशन की संभावना या फिर होती है, लेकिन थोड़ी सी कम होती है, जिससे ये ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं होते हैं। तो ये पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो गए, इनमें वो आते हैं। अब आता है N से पाई स्टार में आपको पता है कि जो है इसमें लोन पेयर भी होगा, और इसमें डबल बॉन्ड भी होगा, पाई बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा, यानी पाई बॉन्ड भी होगा। तो इस प्रकार के हम, जैसे अब हम कार्बोनिल ग्रुप की अपन करें, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है और ये अपने पास डबल बॉन्ड भी है, तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। अब इसमें ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिससे ये इजीली ट्रांजिशन नहीं हो पाते हैं। इसमें आपने ये हम बना लेते हैं, जैसे ये हमारे पास नॉन बॉन्डिंग है, ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है, और ये हमारे पास बॉन्डिंग है।
अब आप देखिए जब बॉन्डिंग से ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में जा रहा है, हम यहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों साथ में ही बना देते हैं, सिग्मा और यहाँ पे पाई बना देते हैं थोड़ा नीचे, और यहाँ पे मैं वापस पाई बना देती हूँ, यहाँ पे हम सिग्मा बना देती हूँ। देखो जब सिग्मा से सिग्मा और पाई जो है एक ही तल में स्थित होते हैं, सिग्मा और पाई एक ही तल में स्थित होते हैं, जिससे पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन तो इजीली हो जाते हैं, लेकिन एन से पाई स्टार ट्रांजिशन इजीली नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत या अपोजिट स्थित होते हैं, जिससे एन से पाई स्टार इजीली नहीं होते, इसलिए ये वाले ट्रांजिशन जो है इजीली नहीं होते हैं। बाकी आपके इजीली हो जाते हैं, और सबके आपने एग्जांपल पढ़ लिए। एन से एन स्टार में कौन आएगा, जिसके पास ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें कौन आएंगे, जिसके पास लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई से पाई टू पाई स्टार में कौन आएगा, जिसके पास डबल बॉन्ड होगा। एन टू पाई स्टार में कौन आएगा, जिसके पास डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों होंगे। इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाते हैं। अब दो प्रकार के ट्रांजिशन और आते हैं, दो प्रकार के आपके पास ट्रांजिशन और आते हैं, हम उसकी बात करेंगे। एक आपका आता है डीडी ट्रांजिशन, बिल्कुल नया टॉपिक है डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, ये देखिए डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, अब हम देखते हैं डीडी ट्रांजिशन होता क्या। आपने सीएफटी पढ़ी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपने पढ़ी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब जो लिगेंड जो है धातु के पास में बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं, तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं, जो डी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी जो डी जनरेसी है यानी समभ्रंशता है, यानी आपके पास डी जो ऑर्बिटल होता है उसके कितने कक्षक होते हैं आपको पता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आपके पास 5 कक्षक होते हैं। जब लिगेंड धातु इस डी ऑर्बिटल इसके पास में बॉन्ड बनाने आता है, धातु के पास बॉन्ड बनाने के लिए आता है, तो इनकी डी जनरेसी जो है समाप्त हो जाती है। यानी जब ये धातु जो है सिंगल अवस्था में था, जब लिगेंड इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए नहीं आ रहा था, तब इन सभी इनकी कक्षकों की ऊर्जा जो है समान थी, यानी ये डी जनरेट अवस्था में थे, ये सभी कक्षक समान ऊर्जा के थे। लेकिन जैसे ही लिगेंड जो है आपके पास बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, किसके पास, धातु के पास बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो क्या होता है, इन कक्षकों की जो है क्या हो जाता है, इन कक्षकों का विपाटन हो जाता है। अब देखिए इन कक्षकों का ये विपाटन हो जाएगा, और ये कुछ ऊर्जा जो है आप देखिए इन कक्षकों की, अगर हम आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैसे पढ़ी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता दे रही हूँ कि आपके पास, आपको पता है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैसे होगा। ये डी एक्स वाई की बात करें अगर अपन, ये एक्स वाई के बीच में होगा, इसलिए डी एक्स वाई कह देंगे इसको, ठीक है। और डी वाई जेड, अब देखिए आप ऐसे ही होता है, और डी एक्स और वाई इन तीनों की स्ट्रक्चर ऐसे होगी। अगर मैं यहाँ पे वाई जेड कर दूँ, वाई और जेड कर दूँ, तो वाई जेड के बीच में हो जाएगी, और ये एक्स और जेड कर दूँ तो एक्स और जेड के बीच की हो जाएगी। ये आपके तीनों कक्षक, तो ये क्लियर है। ये मैं मेन बताना चाह रही हूँ कि इन दोनों की जो पालियाँ होती है वो अक्षों के बीच में होती है, अक्ष पर नहीं होती, ये अक्षों के बीच में होती है। और इसकी जो पाली है, आप अगर एक्स वाई की देखें, एक्स वाई की पाली क्या है, अक्षों पर ही होती है, अक्षों पर ही होती है। जैसे ही अब आपको पता है कि जैसे आपके पास कोई अष्टफल की लिगेंड आ रहा है, अष्टफल की है स्ट्रक्चर वाला कोई बनाने वाले लिगेंड, यानी 6 आपके पास लिगेंड आ रहे हैं अष्टफलक में। ये देखिए अष्टफलक की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, अष्टफलक की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। अब जब लिगेंड आपके पास बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो देखिए लिगेंड जब यहाँ से टकराएगा, लिगेंड जब जैसे ही लिगेंड यहाँ आ रहा है, तो लिगेंड जब यहाँ से टकराएगा, जो पाली अक्ष के ऊपर स्थित है, जो पाली अक्ष के ऊपर स्थित है, उनके साथ प्रतिकर्षण करेगा, उनके साथ प्रतिकर्षण करेगा, जैसे रिपल्स करेगा, जैसे ही रिपल्स करेगा तो इनमें इनकी ऊर्जा जो है ज़्यादा हो जाएगी रिपल्स करने से। अब देखो आप ये देखिए, इनकी जो पालियाँ है अक्षों के बीच में है, तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनकी पाली, इस डी जेड स्क्वायर की भी पाली आपके पास अक्ष पर ही होती है, डी जेड स्क्वायर की, तो अगर इनकी अपन देखें तो ये जो जिनकी पाली अक्ष के ऊपर है,
जिनकी लोब अक्ष के ऊपर है उनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन उत्पन्न होगा। रिपल्शन उत्पन्न होने से उनकी एनर्जी जो है हाई हो जाएगी, जबकि जिन कक्षकों की लोब जो है अक्षों के बीच में थी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, इनमें कोई रिपल्शन उत्पन्न नहीं होगा तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो जो है ये क्या कहता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि इन कक्षकों का डी कक्षकों का विपाटन हो जाएगा। किसके प्रेजेंट में? लिगेंड के प्रेजेंट में। तो विपाटन होने से क्या होगा, जो जिनकी पाली जो अक्षों के बीच में थी वो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड अक्ष, ये आपके बीच में 3 कक्षक नीचे आ जाएंगे और 2 कक्षक जो है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आपके पास ये ऊपर आ जाएंगे और इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप उत्पन्न हो जाएगा। ये आपके पास एनर्जी गैप उत्पन्न हो गया, डेल्टा ई उत्पन्न हो गया। तो यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है। अब हम आगे देखते हैं कि डी ट्रांजिशन क्या होता है। अब आपको पता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं कलर शो करते हैं। वो कलर क्यों शो करते हैं, तो आप देखिए, जब इसमें अगर कोई आप मान लीजिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है, ये जब ऊर्जा को अवशोषित करता है यूवी की रेंज से जब ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो क्या होगा, जैसे ही ऊर्जा को अवशोषित करा तो ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। ये जो डी इलेक्ट्रॉन है ये एक ही मॉलिक्यूल के, देखो अगर आप हम कोई संक्रमण धातु ले रहे, निकेल ले रहे, तो ये एक ही कक्षक के, एक ही एटम के या एक ही परमाणु के जो है ये डी कक्षक है, जिनका हमने विपाटन कर दिया, ओनली जिनकी हमने स्प्लिटिंग कर दी, ये एक ही अणु के हैं, एक ही परमाणु के हैं। अब आप देखिए, जब इसकी ऊष्मा अवशोषित करेगा तो ये क्या करेगा, इसमें चला जाएगा, यहाँ से तो उच्च ऊर्जा स्तर में ही जाएगा। जैसे ही उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ये क्या हो गया, आप देखो यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल है और यहाँ पे भी क्या है, डी ऑर्बिटल है। तो डी से डी में जा रहा है तो हमको इसको डी ट्रांजिशन कह देते हैं। डी ट्रांजिशन, जब एक ये 3 निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में जाएगा तो हमको डी ट्रांजिशन कहेंगे। जब करेगा तो ये कलर शो करेगा, ये जब इस एक्स्ट्रा एनर्जी को वापस उत्सर्जित करेगा तब ये कंपाउंड कलर शो करेगा। कलर शो करने से डी तो कोई क्वेश्चन आता है कि जो ये संक्रमण धातु वाले जो ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर शो क्यों करते हैं, तो कुछ हम आंसर दे देते हैं डी संक्रमण, क्योंकि उनमें डी संक्रमण होता है, डी ट्रांजिशन होता है, इसलिए वो कलर शो करते हैं, ये चीज़ आती है। अब आप देखिए, इसकी जो आवृत्ति होती है, इसकी रेंज होती है 10,000 से 30,000 के बीच में होती है। 10,000 से 30,000 के बीच इसकी होती है आवृत्ति, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी आवृत्ति ये होती है। अब आप देखिए, अब एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली और इसमें कलर शो हो गया, इसकी जो आवृत्ति भी इसके बीच में फिक्स हो गई इसकी। अब आप देखिए, डी संक्रमण हो रहा है तो हम किसी कंपाउंड का, कौन कंपाउंड कलर शो करेगा कौन नहीं करेगा, इसके बेस में हम ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ होते हैं जैसे D0, आपके पास इसके जैसे हम कोई एग्जांपल माने, अगर किसी के पास D0 विन्यास है, जिसके पास D इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, किसी के पास D इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हम ये डी संक्रमण की बात कब कर रहे हैं, जब इनके पास डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तभी डी ट्रांजिशन होगा। अगर किसी के पास डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित ही नहीं है तो वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, यानी वो कलरफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन D0 वाले भी कोई कंपाउंड जो है कलर शो करते हैं और कलरफुल होते हैं। अब कलरफुल होते हैं यानी कलर शो करते हैं, तो किस प्रकार कलर शो करते हैं, वो उसके लिए एक और ट्रांजिशन होता है जिसको हम बोल देते हैं आवेश ट्रांजिशन नहीं, उसको हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, वो हम पढ़ते हैं आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डी जो संक्रमण है उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, कौन कौन प्रकार के जो है डी संक्रमण देंगे, डी से कौन से अणु जो है परमाणु है जो डी संक्रमण को शो करेंगे और कौन कौन नहीं करेंगे, वो भी हम देखेंगे। और कौन कौन से ऐसे एटम होंगे जिनके पास D0 विन्यास होगा और फिर भी वो कलर शो करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।